Hello everyone. So welcome to the class of Algebra 3. I will be majorly discussing the progressions in this class, that is the arithmetic progression and geometric progression, and we will have some questions on modulus, the absolute values on that. ठीक है, आपकी रेफरेंस के लिए मैंने ऑलरेडी साइट पे देखो बेटा कुछ फॉर्मूले दिए हैं. वी आर स्टार्टिंग विद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. एपी मोर और लेस अगर मैं एक बेसिक लेवल में देखूँ तो स्पेसिफिकली बेटे इन्हीं फॉर्मूलेस पे डिपेंडेंट है. वी कैन अंडरस्टैंड, जो मैंने पहली लाइन लिखी हुई है, कभी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा हुआ है, वी सेज द टर्म्स विल हैव अ कॉमन डिफरेंस. हम उस डिफरेंस को डी मान लेते हैं. सो टू कॉमन अंडरस्टैंड द आइडिया, सपोज मुझे अगर कोई कह रहे हैं कि कोई सीरीज बनी हुई है विच हैव 4, 7, 10, विल हैव अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 3 इन दिस केस. सो बेटे ये मेरी एपी है. अब इसमें हम क्या करते हैं, अगर तो दी हुई है तो ऑब्वियसली वी कैन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हम उनका डिफरेंस निकाल सकते हैं. नहीं दिया हो तो जैसे वहां लिखा हुआ है, वी ऑलवेज एज्यूम द फर्स्ट टर्म एज a, we assume the common difference as d, so beta the next term would become a plus d, third term would become a plus 2d. अब इसमें ध्यान से देखो, सेकेंड टर्म में d है, थर्ड टर्म में 2d है, दैट मीन्स दी nth टर्म, यहाँ t n का जो मतलब है दैट इज दी टर्म फॉर nth टर्म. ठीक है, सो जो nth टर्म होगी दैट हैज टू बी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो 10th टर्म में 9d होगा और 12th टर्म में 11d होगा. वेरी बेसिक टू बिगिन विथ. ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखो जो फॉर्मूला दिया हुआ है दैट इज ऑन सम ऑफ टर्म्स. वो जो Sn है दैट इज सम ऑफ n टर्म्स. अब जब आप सम ऑफ n टर्म्स की बात करते हो, बेसिकली उसे दो तरह से लिखा जा सकता है. होता क्या है, मैं लॉजिक समझा देता हूं. जब भी आप एपी की बात करते हो तो सपोज अगर ये 4 टर्म्स थी, तो जो फर्स्ट और थर्ड का सम होगा, सॉरी फर्स्ट और फोर्थ का जो सम होगा वही सेकंड और थर्ड का सम होगा. इसका मतलब जब मैं सम करने जाऊंगा तो मेरे पास अगर सपोज 4 टर्म्स हैं तो दो ऐसे पेयर्स बन जाएंगे जिनका सम फर्स्ट और लास्ट के इक्वल है. तो अगर सपोज n टर्म्स हैं तो उस केस में बेटे जो टोटल है n/2 ऐसे पेयर्स आ जाएंगे जिनका सम फर्स्ट और लास्ट टर्म है. सो लॉजिक समझा दिए, बट हमें ये फॉर्मूला याद रखना है जो वहां भी लिखा हुआ है. जो सम ऑफ n टर्म्स होता है दैट इज n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस l हियर सिग्निफाइज द लास्ट टर्म और द nth टर्म. मैं इस l को अगर ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे a प्लस a 2a हो जाएगा. इसीलिए बेटे मैंने एक सेकेंड फॉर्मूला भी दिया हुआ है दैट इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ l की वैल्यू ये लेके सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा. वेरी बेसिक, कंफर्टेबल. ठीक है, अभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. मैं फॉर्मूले समझा रहा हूं बट ये फॉर्मूले आपकी स्क्रीन पे रहेंगे, आप इसे नोट कर लेना और सारे क्वेश्चन में हम यही यूज करने वाले हैं. थर्ड चीज जो बेटे यहाँ पे है दैट इज दी अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन कुछ नहीं होता है, अर्थमेटिक मीन का मतलब एवरेज होता है. अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब हम किसी चीज की एवरेज निकालते हैं तो सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कर देते हैं. एक शॉर्टकट याद रखते हैं, जब मेरे पास टर्म्स एपी में होती हैं उनका कॉमन डिफरेंस होता है तो उनका सम, ध्यान से देखो बेटे ये आ रहा है, तो इनका जो सम है अगर इसको मैं n से डिवाइड कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2. तो शॉर्टकट होता है, अगर आपको एवरेज या अर्थमेटिक मीन निकालना है ऑफ टर्म्स दैट आर फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो अगर टर्म्स एपी में हैं तो उनका जो अर्थमेटिक मीन या एवरेज होता है वो a प्लस एल डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है. वही लिखा हुआ है. ठीक है, इसको बेटे मैं मिडल टर्म भी कह सकता हूं. तो कई बार ऐसा कुछ होता है क्वेश्चंस में दैट दे आस्क यू टू फाइंड आउट द मिडल टर्म. जो अर्थमेटिक मीन है वो मिडल टर्म है. तो सपोज अगर आपके पास एक एपी है जिसमें 11 टर्म्स हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, फर्स्ट टर्म 1 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2, जो आपकी 6th टर्म होगी दैट हैज टू बी योर मिडल टर्म. आई होप ये पॉइंट याद रहेगा. अगर आपसे क्वेश्चन में मिडल टर्म पूछ लें तो वो मीन है. मीन क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2. तो इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ टर्म दैट हैज टू बी द 6th टर्म इन केस ऑफ 11, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2. कंफर्टेबल. और एक लास्ट में रिलेशन दिया हुआ है, अगर 3 टर्म्स एपी में हैं तो हम कहते हैं जो मिडल टर्म है वो बाकी दोनों का मीन है. ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर ए बी सी एपी में है तो क्या हो जाएगा, वो जो बी है मिडल टर्म है
वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2b शुड बी इक्वल्स टू a प्लस सी। तो अगर कहीं कुछ ऐसा दिया हो कि ये तीन टर्म्स एपी में हैं, तो हम इस रिलेशन से उनकी वैल्यूज डिटरमाइन कर सकते हैं। आई विल कम अप विद अ क्वेश्चन एग्जांपल कि आप कैसे यूज कर सकते हो। बट अगर आपको टर्म्स नहीं पता है और कहीं तीन टर्म्स के बीच में रिलेशन डिफाइन करना है जो एपी फॉलो कर रहे हैं, तो विल यूज दिस जो आपको मैंने लास्ट में लिखा हुआ है। कंफर्टेबल बच्चे? अब ये फॉर्मूले आपके सामने रहेंगे, सीधे हम वर्कशीट्स पे ट्रांसफर कर रहे हैं। बहुत सिंपल थे, कुछ बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं थे, हल्के हल्के ट्विस्ट थे। अगेन माय एक्सपेक्टेशन इज वीडियोस को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करोगे, फिर सॉल्यूशंस को देखोगे। थोड़े से कुछ शॉर्टकट समझाऊंगा, अगर वो समझ आ जाए तो डेफिनेटली विल इंप्रूव योर स्पीड। फाइन। तो मूविंग डाउन टू क्वेश्चन नंबर 1 नाउ, व्हिच वाज वेरी स्ट्रेट एंड वेरी इजी। अच्छा, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन सबने कर लिया था, फिर भी एक बारी बेटे। वो कह रहे फिफ्थ टर्म जो है वो 53 है। अब अगर कुछ नहीं दिया हो तो मैं a प्लस 4d वुड बी माई फिफ्थ टर्म। ठीक है, फिफ्थ टर्म में a प्लस 4d होगा, और जो नाइन्थ टर्म है उसमें a प्लस 8d होगा। ये बेटे कितना दिया हुआ है, 101। और मुझे निकालनी है ट्वेल्थ टर्म, दैट मीन मुझे निकालना क्या है, a प्लस 11d। सो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बेटे a कैंसल आउट हो जाएगा, मुझे पता लग जाएगा मेरा 4d किसके इक्वल है, 101 माइनस 53, दैट हैज टू बी 48, दैट वुड गिव मी माय d as 12। एवरीबॉडी ओके? अब दो मेथड्स हैं। एक तो है कि आप यहां पे d को सब्स्टिट्यूट कर दो, या यहां पे तो 4d भी डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, उससे a आ जाएगा, a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई, यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। या फिर डायरेक्टली देखो तो बच्चे यहां और यहां में फर्क क्या है, 3d का। तो सारी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, यहां से अगर मुझे यहां आना है तो a तो कॉमन ही है, जस्ट हैव टू ऐड 3d। तो 3 into 12 आई विल ऐड 36, 101 प्लस 36, माय आंसर हैज टू बी 137। वेरी स्ट्रेट। तो पहला क्वेश्चन इजी हो गया, गुड। सेकेंड क्वेश्चन भी बेटे बहुत टफ नहीं था। वो यहां पे सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स दे रहे, तो ऑब्वियसली मैं सम का फॉर्मूला लगा लूंगा, और उसने कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 2 है। तो बेटे मिसिंग तो एक ही वेरिएबल है, दैट इज दी फर्स्ट टर्म, a मिसिंग है। अब मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा जो सम ऑफ 6 टर्म्स होगा वो 6/2 इंटू, अब यहां पे लास्ट टर्म नहीं पता है तो l नहीं लूंगा, वो 2a प्लस n माइनस 1d वाला फॉर्मूला लगा लूंगा। दैट हैज टू बी 2a, 6 टर्म्स हैं तो n माइनस d 5 हो जाएगा इंटू 5d। इजी। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में मुझे किसके इक्वल दी हुई है, 48 के। ये 3 था बेटा, ये 3 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 48/3 हैज टू बी 16। सो ये बेटे 3 चला गया, इसका मतलब ये 2a प्लस d की वैल्यू क्वेश्चन बेटे मुझे दी हुई थी, कॉमन डिफरेंस हैज टू बी 2, दैट मीन्स ये 10 माइनस हो जाएगा, 6/2 हैज टू बी 3। परफेक्ट। पूछा हुआ था बेटे फोर्थ टर्म कितनी है, तो फोर्थ टर्म हैज टू बी a प्लस 3d। a मेरा 3 है, d मुझे 2 दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली माय आंसर हैज टू बी 9। कंफर्टेबल? परफेक्ट है। वीडियो पॉज करके अगले 3 क्वेश्चंस खुद ट्राई करो, बिल्कुल स्ट्रेट है, मैंने हिंट दे दिए। ट्राई नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस क्विकली। ओके बेटे, कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। अब इसमें मेरे पास देखो बेटे टर्म्स दी हुई हैं। अब अगर मुझे सम निकालना है, S here stands for the sum of 3 plus 18 plus 33, मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे दिख रहा है डिफरेंस 15 है, यहां पे भी डिफरेंस बेटे 15 ही आ रहा है, और अगली टर्म भी 48 दी हुई थी, डिफरेंस 15 है, दैट मीन्स ये एपी में थे और कॉमन डिफरेंस 15 था। अब इसमें बेटे देखो फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, बट n निकालना जरूरी है। तो पहला स्टेप क्या होगा, ये जो लास्ट टर्म है 168, दैट शुड बी इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d। मुझे ये n निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर सम का फॉर्मूला लगाना है तो उसमें n की जरूरत है। सो बेटा इसको अगर सॉल्व कर रहे हो तो ये 168 शुड बी इक्वल्स टू, देखो ये -15 प्लस 3 वुड बी -12,
सॉरी ये 15n हो जाएगा। सो मैं जब n की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा 180/15, ये बेटे 12 आ गई। कंफर्टेबल? अब मुझे पता है कि जो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है वो लगा सकता हूं। अब यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है तो वुड बी रिटन इजियर टू से इट इज n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। दैट शुड बी नथिंग बट 6 इंटू 171। आराम से कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, मैं 17 इंटू 6 अगर कर लूँ तो मेरे पास मुझे पता है 17 इंटू 6 हैज टू बी 102 प्लस 6 हो जाएगा तो 1026। कंफर्टेबल बेटे? इजी। अच्छा बच्चा, कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, इस कंसेप्ट को समझना है। देखो बेटे, वो कहते हैं फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 250 टू 420 विच आर डिविजिबल बाय 7। अब एक बात को समझो, जब कुछ ऐसा कहा होता है अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 7 या शुड लीव अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 7, इसका मतलब इनके बीच में 7 का गैप होगा। छोड़ देते हैं अभी रेंज, अगर पहला 7 है तो दूसरा 14 है, तीसरा 21 होगा ना, तो इन सब में जो होगा वो कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 7। काम क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा लॉजिकली कैलकुलेट करके ये देखना है कि वो पहला नंबर कौन सा और लास्ट नंबर कौन सा है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे पता है कि ऐसा नंबर चाहिए जो 7 से डिविजिबल है, अब थोड़े से टेबल आते हैं। 250 के पास 7 से डिविजिबल कौन सा है? नहीं भी था याद आता तो देखो 210 डिवाइड होगा, 3 के टेप 7 इंटू 3 इज 21। अब 210 में 42 ऐड कर दूंगा तो 250 के बाद फर्स्ट नंबर होगा जो बेटे 7 से डिविजिबल होगा, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो लास्ट नंबर जो होगा वो 420 खुद होगा। 7 इंटू 6 अगर 42 है तो 420 होगा। इजीली कैलकुलेट हो सकता है। नहीं हो तो नंबर सिस्टम के हिसाब से पहले रिमाइंडर निकाल के सबट्रैक्ट कर दो, लेंथी हो जाएगा। सो इफ यू कैन डू दैट वे इट्स एन ईजियर जॉब। फिर से बेटे कुछ ऐसा ही लगा दूंगा, ये जो 420 है दैट शुड बी इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस दिस टाइम वुड बी 7। ये यहाँ आके सबट्रैक्ट हो जाएगा। पहले इसमें से -7 कर लेना, ये कितना हो गया बेटे? 245। ठीक है, 420 में से यहाँ बेटे 245 सबट्रैक्ट हो जाएगा। 245 सबट्रैक्ट करोगे तो 175 आ जाएगा। इससे ध्यान से देखो तो n25 आ गया। कंफर्टेबल? ये आराम से सबट्रैक्ट हो गया। अब बेटा n25 आ गया तो सम की जब मैं फिर से बात कर रहा हूं, बिकॉज क्वेश्चन में सम पूछा हुआ है, हमें फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो आई वुड से इट इज 25/2 इंटू a प्लस l। वुड बी एबल टू कैलकुलेट दैट, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। कंफर्टेबल है बेटे? हो जाएगा, इजी जॉब, कंफर्टेबल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई 5th and 6th योरसेल्फ फर्स्ट। अच्छा बेटे देखो, 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 30 to 200 विच आर डिविजिबल बाय 6 and 9। नाउ थोड़ा सा अगर आपको नंबर सिस्टम्स में भी किया होता है, व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 6 and 9 दैट मीन्स इट शुड बी डिविजिबल बाय देयर LCM। 6 और 9 का जो LCM है बेटे दैट हैज टू बी 18। ऐसा नंबर जो 6 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा वो बेटे 18 से डिविजिबल होगा। अब फिर से मुझे क्या करना है, मुझे नंबर निकालने हैं जो 18 से डिविजिबल होंगे। एक तो ओरली टेबल यूज कर सकते हो, पहली टर्म जो होगी वो 36 होगी। ठीक है, तो 30 के बाद जो 18 से डिविजिबल है वो 36 है, और लास्ट टर्म जो होगी बेटे 200 के पास 18 से डिविजिबल वुड बी 198। कंफर्टेबल है? फिर से आप क्या लगाओगे, a प्लस n-1 इंटू डी शुड बी 198, उससे नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी। एक छोटी सी चीज और समझा रहा हूं, कई बार रेंज बड़ी हो जाती है, आपको टेबल स्ट्राइक नहीं करता है। अगर कुछ ऐसा आ जाए, जस्ट एज अ प्रिकॉशन, अगर ऐसा कुछ आ जाए, वैसे नॉर्मली नहीं दिखेगा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मुझे पता है फर्स्ट टर्म 36 है और कॉमन डिफरेंस 18 है, और मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं कि जो लास्ट टर्म है वो 200 से कम होनी चाहिए।
मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटे, अगर ओरली स्ट्राइक करता है तो इजी है, ये करना बहुत आसान है। आप सीधा लिख सकते थे 36 प्लस n-1 इंटू 18 शुड बी 198, आराम से n आ जाएगा। बट अगर ये रेंज बड़ी होती तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, इससे क्या होगा देखो बेटे, 18 36 माइनस 18 प्लस 18n शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 200, 18n शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, माइनस कर लूंगा 182. So number of terms has to be less than equals to this, which is 10 point something. अब number of terms नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, तो मैं कहूँगा जो n है वो किसके इक्वल है, 10 के। फिर से सम का फॉर्मूला लगा लोगे। सो अगर रेंज बड़ी होती है तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो कैलकुलेशंस करने के लिए। कंफर्टेबल? बट टू बी अप्लाइड ओनली व्हेन द रेंजेस आर बिग। अगर ओरली स्ट्राइक कर रहा है तो यहाँ से सीधा आपके पास 10 आ जाएगा। अब बेटे फिर से सम पूछा हुआ था तो कुछ नहीं है, सम हैज टू बी व्हाट, 10/2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। नहीं भी पता लास्ट टर्म तो 2a प्लस n-1 इंटू डी लगा लेंगे। ठीक है, फिलहाल पता है तो 36 प्लस 198। कैलकुलेशंस बहुत ईजी, इनको ऐड करो, 2 से डिवाइड करके बाद में 0 लगा दो। कंफर्टेबल बेटे? इनको जब आप ऐड कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 234 divided by 7, 2 has to be 117, so my answer has to be 1170. Easy job, समझ आ रहा है, good enough. 6th क्वेश्चन हल्का सा ट्विस्ट किया हुआ था। अच्छा बेटे देखो, उसमें ट्विस्ट को समझो। उसने नंबर ऑफ टर्म स्पेसिफाई नहीं की हुई, थोड़ा सा मुश्किल बनाने के लिए उसने क्या कहा हुआ है, उसने कहा हुआ है कि एस है जिसकी फर्स्ट टर्म 157 है, नेक्स्ट टर्म 149 है, फिर 141 है एंड सो ऑन। पहली तो बात यहां कॉमन डिफरेंस -8 है। मेरे पास धीरे धीरे टर्म्स कम हो रही थी तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में है। ठीक है बच्चे, अब एस मैक्सिमम कब होगा, कैनेसिस जब तक मैं पॉजिटिव टर्म्स ऐड करता रहूंगा, चाहे मैं 1 ऐड करूं, चाहे 2 करूं, चाहे 3 ऐड करूं, वैल्यू बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर मैं नेगेटिव टर्म ऐड करूंगा तो वैल्यू कम हो जाएगी। तो मुझे सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इसकी जो लास्ट टर्म होगी, पहले तो वो होगी क्या, 157 प्लस n-1 इंटू डी। आई वॉन्टेड दिस लास्ट टर्म, nth टर्म शुड बी ग्रेटर देन 0। ये हल्का सा ट्विस्ट था, समझो। मैं लास्ट टर्म कुड नॉट बी नेगेटिव, पॉजिटिव चाहे 1 ऐड करूं, चाहे 2 करूं, चाहे 3 करूं, एनीवेज द वैल्यू वुड कीप इंक्रीजिंग। सो मैं लास्ट टर्म शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करूंगा तो देखो ये +8 ऐड हो जाएगा, 165 -8 है। अच्छा, थोड़ा इनइक्वालिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आई होप ये चीज क्लियर है। ये -165 वैलिड है। अब जब -8 इधर जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इनइक्वालिटीज में अगर आप दोनों साइड्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो मेरी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो हाउ वुड आई राइट दिस, n शुड बी लेस देन 165/8, 20 पॉइंट समथिंग आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स 20 पॉइंट समथिंग से कम होनी चाहिए। दैट मीन्स आई टेक n शुड बी 20। परफेक्ट। अब अगर मेरा n 20 है, फर्स्ट टर्म 157 है और मुझे सम ऑफ ऑल टर्म्स निकालना है तो फिर से सम का फॉर्मूला लगा लूंगा, 2a, ठीक है बेटे, प्लस n-1। n अगर 20 है तो n-1 19 है। फिर से ध्यान में रखना कॉमन डिफरेंस हैज टू बी -8। कैन इजीली सॉल्व दिस, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी ना बच्चा। 19 इंटू 8 आता है, इसको मल्टीप्लाई करो, या और इजी करने के लिए 2 से पहले कटिंग कर लो तो 157 प्लस 19 इंटू -4 है। 19 इंटू 4 को सब्ट्रैक्ट करो, फिर उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। इजी जॉब हो जाएगा, गुड इनफ। ठीक है, 7th और 8th क्वेश्चन nth टर्म के ऊपर थे। एक बार फिर से मैं होल्ड कर रहा हूं, 3 क्वेश्चंस को ट्राई करो पॉज करके, फिर उसके एक्सप्लेनेशंस को ट्राई करते हैं। बट होल्ड द वीडियो एंड ट्राई 7th, 8th एंड 9th। अच्छा बेटे, 7th क्वेश्चन, आई डोंट नो आपने कैसे किया, बट मैं एक इजी मेथड बताऊंगा। जब भी nth टर्म वाले क्वेश्चंस आ जाएं
इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे तो कुछ लोगों को ओरली स्ट्राइक कर रहा है, पहली टर्म 3 इंटू 1 प्लस 2 है, सो सेकेंड 3 इंटू 2 प्लस 2 है, कॉमन डिफरेंस 3 होगा। कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी आ जाए तो फंडामेंटली एक बात को समझो बेटे, हम अगर कह रहे हैं कोई चीज़ nth के लिए ट्रू है तो 1 2 3 सबके लिए ट्रू है। दैट मीन्स क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि जो फर्स्ट टर्म होगी वो n को 1 सब्स्टिट्यूट कर दो तो 5 है, सेकेंड टर्म जो है बेटे वो 3 इंटू 2 प्लस 2 8 है, दैट मीन्स थर्ड टर्म बेटे ये है। सो वी कैन अंडरस्टैंड द कॉमन डिफरेंस हैज टू बी 3। कंफर्टेबल? फर्स्ट टर्म भी पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है, सो मुझे निकालना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स हैज टू बी 10 इंटू n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, सो बहुत सिंपल हो गया। ये मेरे पास 10 प्लस 27 इज 37 इंटू 5 कर लूंगा, आंसर आ जाएगा 185। अब 8th क्वेश्चन का फर्क समझो। प्रैक्टिकली 7th इजी था, 8th में कुछ लोग अड़ जाएंगे। उसने बेटे टर्म को डिफाइन नहीं किया, वो उसने सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को डिफाइन किया हुआ है। तो मतलब क्या है, देखो बेटे ध्यान से, जब मैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स की बात करूंगा, जब आप n को 1 डालते हो दैट मीन्स सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ वन टर्म तो फर्स्ट टर्म की इक्वल ही होगी। तो सम ऑफ वन टर्म जो होगी दैट इज 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1। ये बेटे 2 प्लस 1 8 है। इससे क्या समझ आता है कि आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो तो 8 है, लेकिन जब आप n को 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये देखो ध्यान से 8 प्लस 12 20 है। अब बात को समझो, ये जो 20 है ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, दो टर्म्स का सम 20 है जिसमें से फर्स्ट टर्म 8 थी। तो ऑब्वियसली जो सेकेंड टर्म है वो 20 माइनस 8 12 है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको। ठीक है, इजी था। दो टर्म्स का सम अगर 20 है और उसमें से फर्स्ट टर्म 8 है तो सेकेंड टर्म 12 है। दैट मीन्स जब आप n को 3 सब्स्टिट्यूट करोगे ये 18 प्लस 18 36 है। अब 36 जो है बेटे वो 3 टर्म्स का सम है, जिसमें से पहली 2 टर्म्स का सम 20 था, तो थर्ड टर्म जो है वो 16 है। फाइन। अब फिर से मेरे पास a आ गया, मुझे पता चल गया जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 है। जो भी पूछा हुआ निकाल सकते हो। पूछा क्या हुआ बेटे, कॉमन डिफरेंस क्या है, सो आंसर हैज टू बी 4। कंफर्टेबल एंड इजी, सबको समझ आ रहा है, गुड इनफ। नाइन्थ कैसे करना चाहिए। अब बेटे अगर 9th क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो मुझे फर्स्ट टर्म नहीं पता है, सब कुछ x में है, ना कॉमन डिफरेंस पता है ना फर्स्ट टर्म पता है। तो इसको करने का बेटर लॉजिक क्या है, इजी करने के लिए क्या करेंगे, हम लास्ट वाला जो रिलेशन दिया हुआ है वो यूज करेंगे, क्योंकि 3 टर्म्स एपी में हैं और कुछ उनके बारे में बताया नहीं हुआ। तो जो लास्ट रिलेशन है, जो मिडल टर्म का ट्वाइस है, दैट शुड बी इक्वल्स टू सम ऑफ अदर 2 टर्म्स। भी यहाँ पे क्या है, मिडल टर्म। तो 9th क्वेश्चन में जो मिडल टर्म है वो 5x प्लस 8 है, तो कुछ बहुत मुश्किल नहीं था। ये किसके इक्वल होना चाहिए बेटे, फर्स्ट टर्म प्लस दी थर्ड टर्म। तो अगर ऐसा कुछ दिया हो तो इससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती हैं। जो मिडल टर्म का ट्वाइस है दैट शुड बी इक्वल्स टू द सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। अब ये बेटे देखो सिंपल हो गया, कि 10x प्लस 16 शुड बी इक्वल्स टू 13x प्लस 4। कंफर्टेबल, कि 3x शुड बी इक्वल्स टू 12 और x शुड बी 4। अब मैं x को 4 सब्स्टिट्यूट करके फर्स्ट टर्म निकाल लूंगा। मुझे पता लग गया कि मेरी जो फर्स्ट टर्म है, या मैं सारी टर्म्स ही लिख लूं। फर्स्ट टर्म क्या थी बेटे, 3x, सो 3 इंटू 4 हैज टू बी 12।
सेकेंड टर्म जब निकालोगे तो 5 इंटू 4 20 प्लस 8 28 हो जाएगी। थर्ड टर्म क्रॉस चेक करना चाहो तो 44 आ जाएगी। मतलब यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 16। अब सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा सकते हो। सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है तो 10/2 इंटू 2a लिख दे दिखा देता हूं। सो 10/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये 2 काट लो 12 प्लस 9 इंटू 8 72 72 प्लस 12 हैज टू बी 84 84 के आगे एक जीरो लगा दो हैज टू बी 840 ओरली हो जाएगा। एवरीबॉडी इजी कंफर्टेबल है? ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार ये देख लो दोबारा से। आई एम स्विचिंग ओवर टू जीपी। ठीक है, फॉर्मूले आपके सामने भी आने लगे हैं, जीपी के लिख दूंगा, एक बार इसको देख लो। वी आर मूविंग ऑन। फाइन, टेक अ पॉज, अंडरस्टैंड दिस एंड मूविंग ऑन देन। ओके बेटे, नाउ लुक एट द फॉर्मूलाज दैट आर गिवन फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, फिर से बेटे जैसे हमने एपी में किया था वैसे जीपी में हम कह सकते हैं। हम फर्स्ट टर्म को फिर से क्या लेके चल रहे हैं, ए। अब जीपी में क्या होता है, कॉमन रेशियो होती है, मतलब जो सेकंड डिवाइडेड बाय 1 है वही थर्ड डिवाइडेड बाय 2 है। तो हम क्या मान लेते हैं कि अगर फर्स्ट टर्म ए है तो सेकंड आर है। यहाँ पे बेटे ये ध्यान से देखो तो आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड बाय फर्स्ट आर आ रहा है, तो ये आर क्या है, कॉमन रेशियो। तो अगर कभी कुछ ना समझ आए तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करके रेशियो आ जाएगी, वही थर्ड और सेकंड को डिवाइड करके आ जाए तो हम उसे जीपी बोलेंगे। अब यहाँ पे फिर इसका मतलब नेक्स्ट टर्म इंटू आर करूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे फिर क्या होता है, हर बारी आर से क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाता है तो ध्यान से देखो जो nth टर्म है उसमें r की पावर n-1 होगी। सेकेंड टर्म में r 1 है, थर्ड टर्म में r स्क्वायर है, तो nth टर्म हैज टू हैव r रेज्ड टू पावर n-1। अब इसके ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे बेटे। ठीक है, डेरिवेशन पॉसिबल नहीं है, वो बहुत लंबी है, तो थोड़ा सा याद कर लो। अगर आपका कॉमन रेशियो जो है वो 1 से बड़ा है तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाना है, दैट इज a इंटू आर रेज्ड टू पावर n-1 अपॉन r-1। तो ये देखना पड़ेगा कि कॉमन रेशियो 1 से बड़ी है कि छोटी है। अगर 1 से बड़ी है तो फर्स्ट फॉर्मूला लगाना है। कॉमन रेशियो अगर 1 से छोटी आ रही है, आपको जब लगता है कि टर्म्स धीरे धीरे कम हो रही हैं, जैसे सपोज पहली टर्म अगर 6 और दूसरी टर्म 4 है, तो मेरी कॉमन रेशियो 4/6 2/3 आएगी, तो मैं सेकेंड फॉर्मूला लगाऊंगा। कंफर्टेबल? और अगर आपको इन्फिनाइट टर्म्स का सम पूछ लिया जाए, नंबर ऑफ टर्म्स डिफाइंड ना हो, तो हम लोग बेटे नेक्स्ट फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज ए फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। एक चीज याद रखेंगे, जो सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स का फॉर्मूला है वो हमने लिखा हुआ है वहां पे r-1 और 1 के बीच में रहना चाहिए। ऐसा क्यों ट्रू है, क्योंकि अगर बेटा मैं आपको कुछ ऐसी सीरीज दे दूं जिसमें सपोज फर्स्ट टर्म 3 है, फिर 6 है, फिर 12 है, अगर इसको इन्फिनाइट टर्म्स में पूछ लूं तो होगा क्या, धीरे धीरे देखो टर्म्स बढ़ती जाएंगी, तो लास्ट टर्म खुद इतनी बड़ी होगी जो डिफाइंड नहीं हो सकती, तो लास्ट टर्म खुद इन्फिनिटी हो जाएगी। अगर इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड कर लो तो सम इन्फिनिटी है, तो वो डिफाइंड नहीं है। तो ये चीज डिफाइंड कब है, जब कॉमन रेशियो 1 और -1 के बीच में है। अगर रेशियो इसके बाहर है तो उसका आंसर इन्फिनिटी होता है, विच इज नॉट डिफाइंड। कंफर्टेबल? उसके बाद बेटे कुछ और कहा हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन की बात की हुई है। जैसे अर्थमेटिक मीन था वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन है। अगर ज्यादा टर्म्स हों तो हम कहते हैं इट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स का nth रूट। जैसे कि मैंने 2 टर्म्स में कहा, 2 टर्म्स में क्या है, अंडर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। 3 टर्म्स होंगी तो वो बेसिकली क्यूब रूट हो जाता है उनके प्रोडक्ट का। ठीक है बेटे, अगर ज्यादा टर्म्स आ जाए, 4th टर्म आ जाए, तो 4th रूट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ 4 टर्म्स हो जाता है। एवरीबॉडी? लेकिन अगर हमें कुछ ऐसा दिया हो कि ABC GP में है, अगर ABC GP में है तो हम क्या कहेंगे, ये जो मिडल टर्म है इट इज द मीन ऑफ अदर टू, तो दिस B शुड बिकम अंडर रूट ऑफ AC, और वी वुड से B स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू A इंटू C।
ये रिलेशन यूज करना है जैसे एपी में यूज कर रहे थे। अगर कोई टर्म्स डिफाइंड नहीं है, फर्स्ट टर्म रेशियो नहीं निकाल सकते हो, तो इस रिलेशन को यूज करके जो लास्ट में दिया हुआ है वी कैन ऑलवेज गो एंड फाइंड दी टर्म्स। अब फिर से बेटे ये फॉर्मूले ही अप्लाई करने हैं। दोबारा से वीडियो को पॉज करके अगले 2-3 क्वेश्चंस ट्राई करो। टिल 12th क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट, 10th 11th एंड 12th जल्दी से करके देखो, फिर सॉल्यूशंस को वॉच करो। सो होल्ड ऑन एंड डू दैट। ओके बेटे, आई होप आपने 10th 11th और 12th ट्राई किया है। 10th बेटे देखो बिल्कुल स्ट्रेट था, थर्ड टर्म में ए आर स्क्वायर होगा, 8th टर्म में ए आर 7 होगा। अब बेटे इसमें बेटर क्या है अगर मैं इनको डिवाइड कर लूं, ठीक है। So this divided by this would give me r raised to power 5. 1280 को बेटे आपको 48 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा टेबल स्ट्रॉन्ग चाहिए थे। अगर मैं पहले 8 से डिवाइड कर लूँ तो बेटे ध्यान से देखो ये 160 है डिवाइडेड बाय 4 और दिस शुड बी सो सॉरी कितना आ रहा था, अगर मैं 8 से डिवाइड कर रहा था 1 है, ये 6 है, सो सॉरी, और ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो गया। अगर मैं इसे 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, नहीं कुछ गड़बड़ होगी, आई हैव टू क्रॉस चेक, ठीक है। सो सॉरी ये 40 थी, अब और इजी हो जाएगा, वेरी सॉरी। तो ये 40 थी, ठीक है। अब मैं अगर इसे 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि 32 आ रहा है, दैट मीन्स माई आर हैज टू बी 2, ठीक है। इजी हो गया। 10th टर्म निकालनी है, तो 10th टर्म क्या है बेटे, ए आर रेज टू पावर 9। फिर से जैसे हमने एपी स्टार्ट किया था, एक तो तरीका है पहले ए निकालो, या डायरेक्टली देखो तो यहां से यहां आने के लिए मेरे को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं सीधा क्या कर दूंगा 1280 इंटू 4, कंफर्टेबल, दैट वुड टर्न आउट टू बी 5120। इजी कैलकुलेशंस, गुड। 11th क्वेश्चन बेटे, 11th क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ था 54 18 6 2। अब बच्चे यहां पे देखो कॉमन डिफरेंस नहीं है, ये 4 है ये 12 है, लेकिन अगर रेशियो निकालने जाओ, रेशियो कैसे निकालूंगा, एल से 18/54। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो 1/3 है, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। सिमिलरली 6/8 इज 1/3, तो मैं कहूंगा यहां पे जो कॉमन रेशियो आए है दैट हैज टू बी 1/3। कंफर्टेबल बच्चे, कुछ डिफाइंड नहीं है, दैट मीन्स इन्फिनाइट है, धीरे धीरे कम हो रही है, कॉमन रेशियो 1 से कम आ रही है, तो मैं सम ऑफ इन्फिनाइट का फॉर्मूला लगा सकता हूं, दैट हैज टू बी फर्स्ट टर्म अपॉन a माइनस r। 54/2/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 से डिवाइड कर लो, सो 27 इंटू 3 हैज टू बी 81। प्रिटी स्टेट, कंफर्टेबल। अच्छा 12th ओरली भी कर सकते हो। अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन ही निकालना है तो ज्योमेट्रिक मीन 2 टर्म्स का, हमने क्या कहा था बच्चे, अंडर रूट ऑफ ए बी, लिख रहा हूं बट आज से दिस वाज मोर ऑफ ओरल। सो अगर आपको सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन ही निकालना है तो हम क्या कहेंगे बेटे, दैट इज अंडर रूट ऑफ 8/9 इंटू 169/2। ये बेटे 4 हो गया, तो ये बेटे मेरे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 13/3। अच्छा एक चीज क्लियर कर रहा हूं यहां पे, प्लीज बी वेरी केयरफुल, जब मैं अंडर रूट की बात करता हूं वो प्लस माइनस नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों को डाउट होता है, आई एम क्लियरिंग द डाउट वेरी क्लियरली, नॉट इन दिस क्वेश्चन बट फॉर अदर्स क्वेश्चंस आल्सो। जनरल मैथ्स में व्हेन आई एम सेइंग x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, दैट इज x plus minus 3, but if I am saying x is root of 9, that is only x is equals to, that is not plus minus 3, ठीक है। तो जब मैं ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहा हूं वो सिर्फ प्लस है, प्लस माइनस नहीं है, दो चीजों का मीन, अगर दो पॉजिटिव टर्म्स है तो उनका मीन भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, मीन हैज टू लाई बिटवीन दोस, ठीक है। तो इसका आंसर सिर्फ 26/3 है, माइनस इज इनवैलिड ऑप्शन। एवरीबॉडी ओके?
समझ आ गया? परफेक्ट। आपने अगर एपी के क्वेश्चंस किए हैं तो मुझे नहीं लगता बहुत मुश्किल लगेगा। सो क्विकली ट्राई 13th एंड 14th क्वेश्चन योरसेल्फ। सो ट्राई देम। अच्छा बेटे देखो 13th क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ जीपी विद ऑल पॉजिटिव टर्म्स। हमारी सारी टर्म्स पॉजिटिव होनी चाहिए। अब क्योंकि बेटे कुछ डिफाइंड नहीं है तो मैं टर्म्स को ए आर स्क्वायर लेके चल रहा हूं। तो जो फर्स्ट टू टर्म्स का सम है वो a प्लस ए आर है, वो 5/3 है। और सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंगली सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स a अपॉन 1 माइनस आर जो है वो किसके इक्वल है? 3 के। सो बेटे देखो इसको सॉल्व कैसे कर लेना चाहिए। ये क्या है? a इंटू 1 प्लस आर should be equals to 5/3 and this a should be equals to 3 into 1 minus r. I hope ये क्लियर है। जब यहाँ पे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, so 3 into 1 minus r into 1 plus r should be equals to 5/3 और 1 minus r square should be equals to 5/9. R square should be equals to 1 minus 5/9 which is 4/9. तो बेटे मेरा जो R है वो कितना आ गया? 2/3। पूछा क्या हुआ है? फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो A जो है वो किसके इक्वल था? 3 इंटू 1 माइनस R। R जो है बेटे वो मेरा 2/3 आ रहा है। 1 minus 2/3 is 1/3. So 3 into 1/3 has to be 1. Comfortable बच्चे? So sorry. एक बारी कैलकुलेशंस चेक कर लेते हैं दोबारा से। ये मेरा 1 minus 5/9 आ गया। ओ सो सॉरी, एक चीज़ देखो ध्यान से। यहाँ जो r स्क्वायर है वो 4/9 था। एक सेकेंड, सो सॉरी। अब एक चीज़ क्लियर है बेटे, यहाँ पे जो r है वो प्लस माइनस 2/3 आएगा। ठीक है, वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अब बच्चे मुझे पता है जो a है दैट शुड बी 3 इंटू 1 माइनस आर। अगर मैं यहाँ पे r को प्लस 1/2/3 लिख देता हूँ तो वो क्या हो रहा है? 3 इंटू 1 माइनस 2/3। इससे बेटे मेरे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, बट अगर मैं r को प्लस 2/3 माइनस 2/3 डाल दूं तो r माइनस 2/3 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर कॉमन रेशियो नेगेटिव में है तो उससे मेरी कुछ टर्म्स पॉजिटिव आएंगी, कुछ नेगेटिव आएगी। सो द ओनली पॉसिबल आंसर हैज टू बी 1। आई होप क्लियर हो गया सबको बच्चा? ठीक है, अदरवाइज दो आंसर्स बन सकते थे, बट फिलहाल के लिए आंसर को मैं क्या लेके चलूंगा? 1। एवरीबॉडी विद मी? श्योर? गुड इनफ। 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन फिर से बेटे कह रहे हैं फाइंड ए सच दैट दे आर टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फिर से बेटे कुछ वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने एपी में किया था, उसी कंसेप्ट को यूज करूंगा। देखो बेटे उस कंसेप्ट को कैसे यूज करूंगा, क्योंकि मुझे 3 टर्म्स दी हुई हैं तो लास्ट में ध्यान से देखो जो दिया हुआ है वो यूज कर लेंगे। जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म बच्चे मेरे पास a प्लस 2 है। मैं कौन सा फंडा यूज कर रहा हूं? b स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू a इंटू सी। a प्लस 2 का होल स्क्वायर should be product of first term and the last term। ठीक है बेटे, अब इसको थोड़ा सा लिख खोल देते हैं। a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 should be equals to a स्क्वायर प्लस 6a। a कैंसिल हो जाएगा, so 2a should be equals to 4 और a should be 2। पूछा क्या हुआ है? 10th टर्म। सो बेटा यहाँ पे a2 का मतलब फर्स्ट टर्म क्या है? 2। सेकेंड टर्म a प्लस 2 थी और थर्ड टर्म 8 थी। तो ध्यान से देखो तो जो कॉमन रेशियो आ गई वो भी 2 आ गई। तो जो 10th टर्म होगी, 10th टर्म क्या होगी? ar रेज़ टू पावर 9। ये 2 रेज़ टू पावर 10 बन जाएगा विच इज 1024। कंफर्टेबल? बहुत मुश्किल नहीं है। गुड। फिर से वीडियो पॉज करके अगले क्वेश्चंस को ट्राई करो। मैं 15th करा रहा हूं।
देखो बेटे 15th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 4,000 रुपए मुझे 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं सो दैट देयर शेयर्स आर इन जीपी। तो हम क्या मान लेंगे, अगर फर्स्ट का शेयर ए है तो सेकंड का शेयर ए आर स्क्वायर ए आर है, थर्ड ए आर स्क्वायर होगा और फोर्थ ए आर क्यूब होगा। ऐड किया बिकॉज ये 4,000 इन चारों को जो शेयर मिल रहा है उनका सम है, इन 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होने। तो पहली इक्वेशन क्या बन गई कि इन चारों का जो सम है वो 4,000 होना चाहिए। ठीक है बच्चे, रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ फ्रेंड रिसीविंग हाईएस्ट टू द फ्रेंड रिसीविंग लोएस्ट, हाईएस्ट टू लोएस्ट, दैट मीन्स ए आर क्यूब अपॉन ए शुड बी 27, आर क्यूब अगर 27 है तो बेटे मेरा जो r है वो 3 है, तो सीधा सा इक्वेशन बन जाएगी। अब मैं यहाँ पे अगर a को कॉमन निकाल लूँ तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, ये किसके इक्वल था, 4,000 के। ये ध्यान से देखो तो 40 है, 40 उधर जाके डिवाइड हो गया तो a 100 हो गया। कंफर्टेबल। पूछा क्या हुआ है, फाइंड द शेयर ऑफ द फ्रेंड विथ सेकंड हाईएस्ट हैज टू बी आर स्क्वायर, सो 100 इंटू आर स्क्वायर, 100 इंटू 3 स्क्वायर। कंफर्टेबल विद एवरीबॉडी, कुछ बहुत मुश्किल नहीं होते, मैनेजेबल। ग्रेट। 16th क्वेश्चन ट्राई करो बेटे वीडियो पॉज करके। ओके, अगर आपने ट्राई किया तो बेटे वो कह रहे एक बॉल ऊपर की तरफ फेंका गया एंड इट ट्रेवल्ड फॉर 45 फीट्स एंड इट बाउंसेस बैक 2/3 ऑफ द हाइट आफ्टर इट फॉल्स। और बेटे लास्ट में मुझे निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल। तो एक छोटा सा पॉइंट बस याद रखना, जो टोटल डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, अगर बेटे वो 45 पहले ऊपर जा रहे हैं तो 45 नीचे भी तो आएगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड वुड बी 45 इंटू 2। अगली बारी अगर वो 2/3 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है, तो 45 का 2/3, 45 इंटू 2/3 हैज टू बी 30। व्हाट डज दिस मीन्स, प्रैक्टिकली समझो ये 2 तो कॉमन ही है, यहां से यहां ये अगर 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेटे अगली बारी फिर 30 का 2/3 ऊपर जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर ये 3 से ना भी डिवाइड होता हो तो ये कहना क्या चाह रहा है कि मेरी कॉमन रेशियो जो है वो 2/3 है। कंफर्टेबल। ये कि इंटू 2 कॉमन है तो मल्टीप्लीकेशन में 2 मल्टीप्लाई हो भी रहा है तो फर्क नहीं पड़ता, 2 चाहे बाहर कॉमन निकाल लो, चाहे फर्स्ट टर्म को 2 इंटू 45 ले लो। अब वो रेस्ट पे कब आएगा, जब ये इन्फिनाइट टर्म्स होंगी, एक टर्म धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो बहुत आगे चलकर 0, फिर 0 पॉइंट समथिंग, फिर 0.00 समथिंग करके वो 0 के आसपास पहुंच जाती है। तो ऐसे केसेस में हम इन्फिनाइट टर्म्स का सम ले लेते हैं टू अंडरस्टैंड कि वो रेस्ट पे कब आएगा, वो टर्म 0 कब हो जाएगी। श्योर। तो इन वे ये क्वेश्चन इन्फिनाइट सीरीज का क्वेश्चन बन गया। इन्फिनिटी का सम क्या होता है, a/1 माइनस आर। यहाँ पे a क्या बन जाएगा, 45 इंटू 2 90। कॉमन रेशियो क्या है, 2/3। ये 1/3 है, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो माय आंसर हैज टू बी 270। लॉजिक था, बहुत मुश्किल नहीं था। कंफर्टेबल बेटे, परफेक्ट। 17th क्वेश्चन अब करा रहा हूं, आई होप ये क्लियर हो गया। वीडियो पॉज करते रहना बेटे, बार बार बोलता हूं, खुद ट्राई करो पहले। देखो बेटे, अगर 17th क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हो, वो कह रहे हैं द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ अ जीपी विद डिस्टिंक्ट टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सेम जीपी इज 9। अब क्योंकि बेटे मैं टर्म्स अगर कुछ ना दी हो तो टर्म्स को ये मान लेता हूं। अब क्योंकि बेटे वो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स कह रहे हैं, तो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स क्या होगा, a इंटू आर रेज टू पावर 6 माइनस 1 रेशियो अपॉन आर माइनस 1। इसका रेशियो बेटे मुझे किसके साथ लेना है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स।
अब एक बात को ध्यान से देखो, जब इन दोनों का रेशो लूंगा, इसको इसके नीचे रखूंगा, तो ये ए भी कैंसल आउट हो जाएगा, r माइनस 1 भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना कहना चाह रहा है r रेज टू पावर 6 माइनस 1 अपॉन r क्यूब माइनस 1 दैट शुड बी इक्वल्स टू 9। कंफर्टेबल है बेटे? अब अगर ऐसा कुछ आ रहा है, इसको या तो ये लिख लो r रेज टू पावर 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9r क्यूब माइनस 9, और r रेज टू पावर 6 माइनस 9r क्यूब प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब आई होप आपने क्वाड्रेटिक्स किए होते हैं। अगर ऐसा कुछ आ जाए तो हम r रेज टू पावर 6 3 को x मान लेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, substituting r cube as x, it becomes x square minus 9x plus 8 is equals to 0। अब इसमें से x के रूट्स निकाल सकते हो, चाहे वो बेटे फॉर्मूला लगा लो, चाहे फैक्टराइज कर लो, जैसे आपको अच्छा लगता है। बट यहाँ से हमें दिख रहा है जो x है वो 1,8 है। What does this means? r क्यूब या तो 1 है या r क्यूब 8 है। बट बेटे r को 1 नहीं ले सकता, क्योंकि उसने कहा हुआ टर्म्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो कॉमन रेशियो अगर 1 हो जाए तो सारी टर्म सेम हो जाएंगी। इसका मतलब माई कॉमन रेशियो हैज टू बी 2। देखो बेटे, एक बार ही समझ आया, उससे यही पूछा हुआ था। तो थोड़ा सा क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, बट अगर कुछ ऐसा आ जाए, सो दिस इज द ओनली ऑल्टरनेटिव। मैनेजेबल, कंफर्टेबल? वीडियो को पॉज करके एक बारी बेटे जीपी के कंसेप्ट्स को देख लो। मैं मूविंग डाउन टू एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस, ठीक है। एक बार इस कंसेप्ट को सारा चेक कर लो। गुड है। अच्छा बेटे, आई होप जीपी अब क्लियर थी। मॉड के कंसेप्ट्स को रिवाइज करने लगे। देखो बेटे, जब मेरे को कहीं पे मॉड लगा हो तो एक चीज तो क्लियर है, मॉड ऑफ 5.3 हैज टू बी 5.3। लेकिन वहीं अगर मैं मॉड ऑफ माइनस ले लूं, सपोज माइनस 4.2 ले लूं, तो बेटे ये क्या है, प्लस 4.2। मतलब नेगेटिव रिमूव हो जाता है, मैं उसका मैग्नीट्यूड लेता हूं। अब प्रॉब्लम अगर ऐसा कुछ आ जाए तो नहीं है, एक्स में आती है। तो जैसे लिखा हुआ है सामने स्क्रीन पे, बेटे देखो, अगर मेरा ये मॉड पॉजिटिव था, अगर ये एक्स मेरे जो मॉड के अंदर है वो पॉजिटिव है, तो उसकी वैल्यू एक्स ही ले लेते, ठीक है। अगर ये एक्स जो है 1 हो, 2 हो, 3.4 हो या 0 भी हो, 0 के साथ प्लस लगाओ माइनस लगाओ फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर ये अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है तो एज सच बाहर आ जाती है। लेकिन अगर ये अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो मैं उसको क्या लिख लेता हूं, माइनस एक्स। उसका कारण क्या है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, माइनस ऑफ माइनस 4.2। अगर ये x माइनस में है तो मैं बाहर एक और माइनस लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर कोई भी मॉड का क्वेश्चन आ रहा है, पहली बात समझ के चलो कि मैं उसमें दो केसेस बना रहा हूं। जैसे कि अगर सपोज ऐसा कुछ लिखा हो, मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू लेट्स से 3, तो मैं कहूंगा ये x प्लस 3 भी हो सकता है और x माइनस 3 भी हो सकता है, ठीक है। 3 का मॉड भी 3 आएगा, माइनस 3 का मॉड भी 3 आएगा, फाइन। ये तो हो गया अगर सीधा है, बट ऐसा तो आएगा नहीं, थोड़ा सा तो घुमाएंगे उसको। तो जब कुछ ऐसा आएगा तो मैं क्या मान के चलता हूं, ये जो अंदर वाली x है ये 0 कब है, उसके राइट हैंड साइड पे, नंबर लाइन के राइट हैंड साइड पे वो क्या होगा, पॉजिटिव। दैट मीन्स अगर कुछ ऐसा आ जाए, मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7, तो मैं इसमें दो केसेस बनाऊंगा। मैं कहूंगा ये चीज 0 कहां पर है, x माइनस 2 बेटे 0 कहां पर है, फॉर x इज इक्वल्स टू 2। मैं इसको टर्मिनेटिंग पॉइंट भी बोलता हूं। तो मैं कहूंगा इसका जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है वो x2 है। अगर x 2 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव ही होगा। तो मैं इस इक्वेशन में इसको पॉजिटिव रख के ऐसे रख लूंगा, मैं कहूंगा x शुड बी 9। वहीं अगर ये पार्ट नेगेटिव कब होगा, जब x 2 से कम होगा, टर्मिनेटिंग पॉइंट 2 था। अगर x 2 से कम होगा तो इसके अकॉर्डिंगली इसके बाहर माइनस आएगा।
इससे देखो ध्यान से, x मेरे पास क्या बन जाएगा, -5। परफेक्ट। मैंने दो केसेस ड्रॉ करने हैं। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट जो गलत लोग कर देते हैं, ये दो केसेस तो ड्रॉ हो जाते हैं, लेकिन एक चीज क्रॉस चेक करना नहीं भूलना। अंडरलाइंग कंडीशन क्या है, जब x 2 से बड़ा है या उसके इक्वल है तभी x 9 हो सकता है, तो इसमें ये वैलिड है। अगर यहाँ 1 या 0 या कुछ और आ जाता तो मैं कहता वो इनवैलिड वैल्यू। आई विल कम डाउन विद एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड, बट ये चीज चेक करनी जरूरी है कि इस अंडरलाइंग कंडीशन में ये वैलिड है। तो अगर x 2 से बड़ा है तो x 9 है, वैलिड है। ऑप्शन डाल के भी देख सकते हो, 9 - 2 7 ही आएगा। जब x 2 से छोटा था तो वो -5 आ रहा है। अगर -5 2 से छोटा है, यस, ये भी वैलिड वैल्यू हो गई। यू कैन क्रॉस चेक, -5 - 2 इज -7, -7 का मॉड इज +7। लेकिन ये चेक करना नहीं भूलना है, कुछ क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज रिजेक्ट हो जाती हैं, वो अगली एग्जाम्पल जब आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ आएगा, लेकिन ये चेक करना कभी नहीं भूलते। कंफर्टेबल है बच्चे? अब अगली 3 एग्जाम्पल्स बिल्कुल स्ट्रेट है। फिर से वीडियो पॉज करो, इस कंसेप्ट को यूज करके दो केसेस के साथ उसको सॉल्व करके देखो। पॉज दी वीडियो। अच्छा बेटे देखो, अब 18th क्वेश्चन काफी हद तक बहुत स्ट्रेट था। एक चीज समझो, अगर यहाँ पे 3 ही है, -x6 नहीं है, तो मैं सीधा वहां जाके +3 कर सकता हूँ। ये 2 है, वेरिएबल नहीं है, तो मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ। मतलब मैं इस क्वेश्चन को तो सीधा ऐसे भी लिख सकता था, x + 4 शुड बी इक्वल्स टू 8/2, दैट इज 4। ठीक है। अब इसमें फिर से दो केसेस बनेंगे। इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या हो गया, -4। तो मैं एक केस बनाऊंगा जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 है, और एक केस बनाऊंगा जब x 4 से कम है। ठीक है बच्चे? इस केस में क्या होगा, अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 है तो x + 4 शुड बी इक्वल्स टू 4, x इज 0। क्रॉस चेक, -4 से बड़ा है, यस, सो दिस इज अ वैलिड वैल्यू। ठीक है। सेकेंड, अगर x लेस देन 4 है तो मैं बाहर नेगेटिव लगा दूंगा। इससे बेटे -x - 4 इज इक्वल्स टू 4, और बेटे -x शुड बी इक्वल्स टू 8। सो सॉरी, यहाँ माइनस आना है, टर्मिनेटिंग पॉइंट -4 था। -4 से छोटा -8, दिस इज ऑल्सो वैलिड वैल्यू। तो इसके दो सॉल्यूशंस हैं, एक 0 और एक -8। अच्छा, इसी क्वेश्चन में ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हो बेटे। देखो, अगर यही पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो मैं x की वैल्यू ट्राई कर रहा हूँ। पहली ऑप्शन -8 दी हुई है, तो मैं सीधा यहाँ पे -8 डाल दूँ। -8 + 4 इज -4, उसका मॉड +4 है, वैलिड है। सेकेंड ऑप्शन 0 है, 0 + 4 4, 4 का मॉड 4 ही है, वो भी वैलिड है। बट ये मेथड आना चाहिए, बिकॉज कई बार ऐसे पूछा होता है हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर देयर। अब एक आएंगी कि दो आएंगी। कई बार ऐसे पूछा होता है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, तो ऑब्वियसली बेटे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज वो सम कैसे नहीं तो पता लगेगा, जो ना 0 आएगा। ठीक है, तो ये मेथड क्लियर हो गया सबको? गुड। अब 19th क्वेश्चन को समझो, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। यहां पे तो बेटे वेरिएबल नहीं था, तो हमने सीधा कर लिया। अगले क्वेश्चन में वेरिएबल इन्वॉल्व है। चलो इसको इरेज कर देता हूं समझाने के लिए, ये क्लियर है सबको। अब 19th क्वेश्चन को बेटे समझने वाली बात क्या थी, मेरे पास क्वेश्चन में था 3 mod of x - 2 plus 5x is equals to 8. Now understand the idea clearly. ये वेरिएबल है, मैं इसको उधर नहीं लेके जा सकता, सॉल्व नहीं होगा। अब मुझे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, मैं ऑप्शंस बाद में बात करूंगा, पहले सॉल्व करके देखते हैं। मैं कहूंगा ये जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है, ये 0 कहां पे होगा, व्हेन x is equals to 2। ये मेरा क्या है, टर्मिनेटिंग पॉइंट। तो मैं देखूंगा x अगर 2 से बड़ा है तो क्या होगा, और x 2 से छोटा है तो क्या होगा। तो फिर से दो केसेस बनाने हैं, पहले x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का केस, और सेकेंड केस बनाना है x इज लेस देन 2 का केस। इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट +2 है। जब ये 2 से बड़ा है तो यहां पॉजिटिव आएगा, परफेक्ट है।
अब ध्यान से देखो, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 3x प्लस 5x 8x है, -6 उधर जाके जब ऐड होगा तो +6 हो जाएगा। कंफर्टेबल है? इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये 14/8 आ रहा है, विच कुड बी रिटन एज 7/4 ऑल्सो। नाउ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, अंडरलाइन कंडीशन है x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 and x turns out to be 14/8 7/4 which is less than 2. That means this is an invalid value. ये वैल्यू वैलिड नहीं है। आई होप ये पॉइंट ध्यान से समझ आ रहा है। बहुत लोग गलती कर देते हैं, अगर ऑप्शन में मेरे पास 7/4 है तो बहुत लोग मार्क कर देंगे विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अंडरस्टैंड द आइडिया में अंडरलाइन कंडीशन इज x2 से बड़ा होना चाहिए, x2 से क्योंकि बड़ा होना चाहिए और वो 7/4 आ गया, 7/4 नहीं आ सकता बेटे, 2 से बड़ा नहीं है, तो मैं ये वैल्यू रिजेक्ट कर दूंगा। कंफर्टेबल बच्चे? आप चाहे यहाँ 7/4 डाल के देख लेना, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा मॉड से। ठीक है, सेकेंड केस जब x लेस देन 2 है तो मैं क्या लिखूंगा, 3 मॉड के बाहर माइनस आ जाएगा प्लस 5x इज इक्वल्स टू 8। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये -3x प्लस 6 माइनस 5x इज इक्वल्स टू 8 है, विच इज 2x शुड बी इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 1। अब x 1 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है कि x शुड बी लेस देन 2। x 2 से कम आ रहा है, यस आ रहा है, दैट मीन्स दिस बिकम्स द वैलिड वैल्यू। कंफर्टेबल है बच्चे? अब चाहो तो यहाँ 1 डाल के देख लो, 1 - 2 -1 का मॉड तो 1 ही है, 3 × 1 1 है, 5 × 1 5 है, सो 3 + 5 हैज टू बी 8। ठीक है, ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट मेथड क्लियर होना चाहिए, बिकॉज अगर क्वेश्चन होता हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल, तो एल्स इज इज ओनली 1 वैल्यू। पिछले क्वेश्चन में 2 वैल्यूज थी, सम ऑफ ऑल सच पॉसिबल वैल्यूज तो सिर्फ एक ही है, 1। ये इनवैलिड वैल्यू है तो सम ऑफ ऑल सच वैल्यूज भी 1 नहीं होगी। कंफर्टेबल बच्चे? समझ आ गया? 20th क्वेश्चन वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो। अच्छा बेटे, ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को ट्राई किया हो तो फिर से बेटे जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है वो 2 ही है। x - 2 0 कहां पर है, फिर से 2 पे, ये कर लोगे। फर्क क्या आ रहा है उसको ध्यान से देखो। अभी यहाँ पे इसमें जब मैं x को लेता हूं तो मैं 2 केसेस क्या बनाऊंगा, फिर से x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड x इज लेस देन 2। ये जब पॉजिटिव होगा तो 4 × x - 2 प्लस 3x should be equals to 5, 7x -8 था, वहां जाके ऐड हो जाएगा, -8 + 15 is 30। ध्यान से देखो तो ये 2 से कम आएगा बेटे, 14/7 पे 2 आना है, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 से बड़ा नहीं है, सो फिर से इनवैलिड वैल्यू, ये सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। जब मैं 2 से छोटे वाले केसेस लूंगा तो मैं क्या लिख लूंगा, यहां 4 आएगा, -(x - 2 + 3x शुड बी इक्वल्स टू 5। अब ध्यान से देखो तो बेटे ये -4x + 8 + 3x इज इक्वल्स टू 5, दिस इज -x, ये उधर जाके -3 हो जाएगा, which is x is equals to 3. Now we could understand, अगर मैं x को 3 डालता हूं तो क्या वो 2 से छोटा है? Again no. What does this means? इस केस में there is no solution for x. तो बेटे मैंने जानबूझ के ऐसे एग्जाम्पल कराई कि 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। तो अगर तो ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो, गलत नहीं है, बट अगर ऑप्शंस ट्राई नहीं कर सकते हो तो प्लीज मेक श्योर कि उसको सॉल्व करो।
ठीक है, अगर हाउ मेनी सॉल्यूशन पूछा है तो वैसे ही सॉल्व करना है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, नो सॉल्यूशन। आप चाहो तो 3 डाल के देख लो, अगर आपको ऑप्शन से ट्राई करनी है। 3 - 2 1 है, 1 × 4 4, प्लस अगर मैं यहाँ पे 3 डाल दूँ तो 9 आ जाएगा। 9 + 4 तो बेटे 5 से बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, ये भी डाल के देख लो। ये ऑप्शन में जैसे 3/7 है वो डाल के देख लो, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कंफर्टेबल बेटे? ठीक है, सो आई होप कंसेप्ट क्लियर है। अगेन इन दी ऑल क्लासेस आई सेज यू कैन कीप पोस्टिंग योर डाउट्स। होम एक्सरसाइज को सॉल्व करो, फॉर्मूले सारे एक बार नोट कर लेना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड किस फॉर्मूले को कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है। एक बारी क्लास एक्सरसाइज और होम एक्सरसाइज दोनों सॉल्व करो। ट्राई टू गो थ्रू योर बुक्स ऑल्सो एंड देन पोस्ट योर डाउट्स, वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ देम। थैंक यू सो मच फॉर द डे।